पहले मेरी तरफ से नमस्कार, सादर प्रणाम। ओम। आज जो ये हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा प्रांत के जिला गुरुग्राम के योग प्रचारक विनोद आर्य जी। और आज इस वीडियो कॉल के माध्यम से हम उनसे पतंजलि संगठन और योग प्रचारक प्रकल्प द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विनोद आर्य जी जिला गुरुग्राम की पतंजलि संगठन की एक रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और अब तक लगभग जिला गुरुग्राम के 150 से ज़्यादा गांवों की वो योग यात्रा कर चुके हैं। तो अब सीधे उनसे कनेक्ट होते हैं और सबसे पहले उनसे ही जानते हैं कि पतंजलि के साथ जो उनका जुड़ा हुआ वो क्या, मतलब क्या चीज़ थी जिसने पतंजलि की तरफ आपको आकर्षित। वो जी हाँ, सभी को नमस्ते, सभी को ओम प्रणाम। मैं विनोद आर्य, जैसा राहुल जी ने आपको बता ही दिया है। और जो बातें हम लेकर आपके बीच में आप राहुल जी आए थे कि पतंजलि से किस तरीके से आप हमारी यात्रा रही और कैसे हमारा जुड़ाव हुआ। तो मैं राहुल जी आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में क्या हुआ। मेरा खुद का वजन वेट ज़्यादा था, क्योंकि जो मेरा वर्क था वो थोड़ा इस तरह का था कि मैं बाउंसर की नौकरी करता था। तो वेट मेरे अंदर 107 किलो था। तो हुआ क्या कि ज्यादा एक दिक्कत आने लग गई थी कि जैसे नाक में से खून आना, मैं किसी से बातें करता हूँ तो नाक में से खून आ जाता था, बीपी हाई रहता था। तो मुझे तकरीबन एक डॉक्टर के पास 1 हफ्ता कंटिन्यू लगातार मेरा इलाज भी चला, जो वो 2 सुबह 2 शाम को ग्लूकोज चढ़ाते थे। तो हुआ क्या कि एक बार मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी टीवी पर आ रहे थे पहली बार, ये सन 2008 की बात है। तो मैंने देखा तो कि वो उसी विषय की चर्चा कर रहे थे कि नक्सीरी आना, वेट को कम करना। तो मैंने उनको सुना, तो उन्होंने लौकी के बारे में बताया कि लौकी का जूस पीना। तो मुझे जब ये भी नहीं पता था लौकी है क्या। तो क्या हुआ, मैंने उसका फिर बाद में पता करके प्रयोग किया, मैंने योग किया। तो पहला कैंप परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का जिला गुरुग्राम में लगा था। वहां पे 7 दिन का वो कैंप था। तो वहां हमने टिकट लेकर उस कैंप को हमने अटेंड किया। 7 दिन में लगातार गया। तो वह जब हरियाणा की शिक्षा मंत्री करतारो देवी जी थी, तो उस समय वो कैंप लेने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने लगातार तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष तक मैंने लगातार योग किया, जैसे परम पूज्य स्वामी जी कहते थे उसी के अनुसार मैं कार्य करता था। तो मुझे जो रोग थे बिल्कुल मिट गए, मेरा वेट आ गया 76 किलो तक, और बड़े अच्छी तरीके से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी कार्य, क्योंकि करते करते उनकी योग संदेश पढ़ते पढ़ते कहीं ना मन मेरा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता हुआ चला गया। तो मैंने क्या किया कि वो अपना कार्य बंद कर दिया, वो कार्य अपना बंद कर दिया। और मैंने एक अपना स्कूल ज्वाइन किया, वो भी एज ए योगा टीचर। तो वहां से 1 साल मैंने कार्य किया। तो 2016 में बाबा जी के साथ ही कार्य करने लग गया। उसमें का कार्य पतंजलि योग प्रचारक प्रकल्प की तरफ से योग प्रचारक की भूमिका में मैंने वो कार्य शुरू कर दिया। तो फिर कार्य क्या था कि गांव गांव में जाकर हमने योग शिविर लगाने, कैंप लगाना, लोगों को योग सिखाना। वैसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी सुबह 5 बजे आस्था चैनल पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो टीवी पर ना। तो आपका जुड़ाव, मतलब आप बीमार थे तो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आप मतलब पहले इस मुख्य उद्देश्य से जुड़े कि मैं बीमारी ठीक कर पाऊँ उस समय हाँ हाँ 2008 में। बिल्कुल। हाँ, जब वही था कि अपनी जो रोग है इसको खत्म करना है। लेकिन वो धीरे धीरे वो यात्रा बहुत आगे तक बढ़ चुकी है अब। और अब तो गुड़गांव जिले में समझ लो कि कोई गांव बचा होगा जिसमें अभी वो नहीं पहुंचे। बहुत से गांव की यात्रा वो कर चुके हैं। तो अभी आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो आप पतंजलि संगठन से जुड़े हुए हैं, तो पतंजलि किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से इसमें संगठन बने हुए हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वैसे योग प्रचारक प्रकल्प के अलावा हमारे 6 संगठन कार्य कर रहे हैं धरातल पे, जो बहुत अच्छी तरह की भूमिका से। और जिला लेवल पर, यानी राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पर ये इनकी एक कड़ी जुड़ी हुई है। और नीचे, सबसे नीचे तहसील और गांव, ग्रामीण क्षेत्र तक अलग अलग हमारे कार्यकर्ता जो 5 संगठन के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
और उनका जो परम पूज्य स्वामी जी भी बताते हैं कि हमारे जो मूल है, पतंजलि का जो मूल है वो कार्य योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना, ये परम पूज्य स्वामी जी का सपना है। और इसी को लेकर और एक सबसे बड़ा जो कार्य आज आप देख रहे हो राहुल जी कि पतंजलि के माध्यम से हुआ है कि स्वदेशी का सबसे बड़ा जो कार्य आज किया है वो पतंजलि ने किया है। और पतंजलि का स्वदेशी आयुर्वेद और अपना योग के साथ साथ सबसे बड़ा अब जो लेकर चल रहे हैं स्वामी जी लक्ष्य वो शिक्षा के ऊपर भी है कि सबसे अच्छा कार्य होगा जब मानव निर्माण होगा। और इसी पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम इनकी स्थापना की हुई है ताकि हमारे जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ले और अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो हर एक कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि शिक्षा की आपको पता है राहुल जी सबसे बड़ी भूमिका है। शिक्षा बिना व्यक्ति एक अंधेरे से में घूमता है। पिछले कुछ समय में भारतीय शिक्षा में काफी मतलब ठेस पहुंचाई गई है भारतीय शिक्षा को, जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी भी एक मतलब गंभीर खतरे में है। तो अगर उस मूल चीज को अगर सुधारा जाएगा तो बहुत मतलब हम संगठित हाँ कर उसी सकते हैं को और एक अच्छी हाँ दिशा उसी में ले को जा सकते हैं। तो अब हाँ मेरा बिल्कुल सवाल ये बिल्कुल ठीक है। रहेगा कि आप ये जो योग प्रचारक प्रकल्प है जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं वो किस तरह से कार्य करता है और क्या है वो, एक थोड़ा सा बताएं हमें। योग प्रचारक प्रकल्प स्वामी जी राहुल जी लगातार कार्य करता है। जैसे हमारा एक जैसे निर्धारित कार्य होता है कि हम अपने जो भी जिले में, जैसे मुझे जिला गुरुग्राम का दायित्व मिला है जिला योग प्रचारक का, तो मैं क्या जो कार्य है कि गांव में पांच गांव में जाना, 5 गांव में जाकर 5-5 दिन के कैंप लगाना और जितने भी उन गांवों के आसपास विद्यालय होते हैं चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उन पर जाकर विद्यार्थी चरित्र निर्माण शिविर लगाना। यानी सुबह से लेकर शाम तक हम जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का संदेश है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, ये शिक्षा का, इसको लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरीके से ये हमारा कार्य है, आप इसको समझो और इसको अच्छी तरीके से। और फिर वहां पे जब हम योग शिविर के बाद हम किसी भाई या बहन को वहां पर एक योग शिक्षक नियुक्त करते हैं कि वो लगातार इस कार्य को चलाता रहे, उस कक्षा को चलाता रहे अच्छा, ताकि तो हम यूँ लोग समझे स्वस्थ कि रहे, जागरूक रहे। योग प्रचारक प्रकल्प हर जिले के अनुसार एक योग प्रचारक की नियुक्ति करता है और वो योग प्रचारक हर गांव गांव जाकर 5-5 दिवसीय योग शिविर के माध्यम से योग को हाँ कराता है। बिल्कुल, ये हरियाणा में साथ साथ पूरे भारतवर्ष में योग प्रचारक अच्छा, प्रकल्प आज कार्य हरियाणा कर में रहा है। कितने योग प्रचारक काम कर रहे हैं? हरियाणा राज्य में कितने अभी योग प्रचारक? हरियाणा में तकरीबन हर जिले में कार्य कर रहे हैं एक एक योग प्रचारक। तो अभी कुछ जिले जैसे रिक्त हैं किसी कारणवश, तो अभी 20 योग प्रचारक कार्य वर्तमान में कर रहे हैं हरियाणा में। 20 के आसपास योग प्रचारक हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो योग प्रचारक को मैं जैसे मैंने भी थोड़ा देखा है नजदीक से, तो अगर कहा जाए तो योग प्रचारक एक तरह से स्वामी रामदेव जी की मतलब योग यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और अगर हम एक आर्मी की भाषा में बोले तो कोबरा कमांडो की तरह काम कर रहे हैं, जो योग को बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल नीचे तक युद्ध स्तर पर उसको पहुंचा रहे हैं। हाँ तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप पतंजलि के साथ जुड़े थे तो उससे पहले का आपका जीवन कैसा रहा? आप कहते बीमारियों से जूझता जीवन रहा था और आपका कुछ पेशा भी ऐसा ही था। हाँ। पेशे जैसे बाउंसर की आप जॉब करते थे तो वजन भी बहुत ज्यादा था। तो उससे पहले की जिंदगी कैसी थी और अभी पर बाद में क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए? थोड़ा सा संक्षेप में उसको बताएं। पहले मैंने बताया राहुल जी की पहले मेरा आध्यात्मिकता से बहुत कम लगाव था, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं एक बाउंसर की पोस्ट पे डीएलएफ डीटी सिनेमा में कार्य करता था और लगातार मेरे यही कार्य था। और किसी में ये योग लगा लो कि जुड़ाव लगा लो कि ये पिछले जन्म के कुछ कर्म लगा लो कि योग बीमारी मुझे लगी, मेरा वेट लगातार बढ़ता हुआ चला गया और जिसके कारण मैं पतंजलि के साथ जुड़ा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि आज इतना परिवर्तन है कि सुबह एक कार्य करने की क्षमता और एक जो ये कार्य है कि वास्तव में ही अपनी प्रकृति के साथ जुड़कर कार्य किया जा रहा है। और आज मैं आपको बताऊं कि बच्चे भी, लड़की है वो भी गुरुकुल में ही शिक्षा ले रही है और बच्चे भी इसी तरीके की शिक्षा, और श्रीमती भी योगा टीचर ही है, वो भी योग ही सिखाती है। यानी पूरा परिवार योग में हो गया, ये सबसे बड़ा कार्य हुआ। और यानी और पूरा जीवन परिवर्तन योग से हुआ।
जब से आप पतंजलि के साथ जुड़े हैं उसके बाद से योग और अध्यात्म की तरफ आप बढ़े हैं। शुरुआत हाँ में आप पतंजलि के साथ एक रोगी की तरह जुड़े थे और बाद में ठीक होने के बाद आपने योग प्रचारक का दायित्व कब संभाला संगठन में? कौन से सन में आपने? 2016 में। उससे 2016 पहले में, मैंने तो लगभग 4 साल हो हाँ चुके हैं आपको। हाँ तकरीबन 4 साल हो जाएंगे अगस्त को। और क्या नाम है, वैसे पहले मैं 1 साल मैंने कार्य संगठन के साथ भी किया। मैंने युवा प्रभारी का दायित्व संभाला था अपने तहसील का। उस कार्य हम्म। को भी मैंने किया था अच्छी तरीके से। और तो योग प्रचारक बनने के बाद से आपने लगभग, आप बताया कि 150 से ज्यादा गांव की यात्राएं की हैं, तो लगभग कितने हाँ शिविर आप लगा चुके हैं? यही है कि क्या नाम है, 150 गाँव का शिविर का मतलब 150 शिविर ही हो गए हमारे अच्छा। लगभग, उससे ज्यादा ही है। हाँ और भी, और इसमें बीच में कांड ये रहा कि ज्यादा, जैसे हमने गुजरात में भी कार्य किया है। 1 से 1.5 महीना गुजरात में भी पतंजलि का ही, वहां भी गांव में शिविर लगाए, पंजाब में भी, अपने जिला भिवानी में भी, आसपास इस तरीके से हमने ये कार्य किया है। और लोगों तक बाहर भी, यानी हरियाणा राज्य से बाहर भी जाकर हमने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सपने को साकार करने के लिए गांव गांव में, और इसी कार्य को हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे कि बड़ा कि लोग जागरूक हो। कितनी नियमित योग कक्षाएं चल रही हैं योग प्रचारक प्रकल्प के माध्यम से? हाँ अभी राहुल जी क्या नाम है, अभी 50, लगभग 50 कक्षाएं हमारी योग प्रकल्प के माध्यम से, योग प्रचारक प्रकल्प के माध्यम से चल रही है, और बड़ी क्योंकि अच्छी लॉकडाउन तरीके की से। वजह से अभी, मेरे हिसाब से लॉकडाउन की वजह से तो सभी घर पे ही योग कर रहे हैं, तो वो कक्षाएं मतलब अभी जैसे पहले पार्क वगैरह में, ग्राउंड में या कहीं एक स्थल पे चलती हाँ थी, वो कभी, भी घर से ही जा रही है। हाँ तो अब जो हमारे योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, वो नियमित रूप से अपने घर पर योग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ना हम वार्तालाप करते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। उनसे अच्छा। रोज ऐसी है, हम उनसे बातें करके उनके हालचाल जानते हैं, उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं, और वो नियमित रूप से अपने तो घर पर ही योग कर रहे हैं। अभी 5 तहसील है गुरुग्राम में, और लगभग मेरे हिसाब से आपने सभी गांव की यात्राएं कर ली होंगी, या कुछ गांव भी बचे हुए हैं ऐसे हैं नहीं, जो? अभी 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 राहुल जी बताना चाहूंगा, अभी बचे हुए हैं। अभी जो हमारा कार्य मैं अभी जो कार्य नहीं किया वो सोना तहसील रह ही रही है। जो सोना अच्छा। तहसील है ना, वो अभी हम्म। छुटी हुई है। और हाँ उसके बाद में जो नंबर कम में आता है वो मानेसर तहसील का आता है। और तकरीबन और तहसीलों में हमारी अच्छी कक्षाएं चल रही है, हमारा अच्छा कार्य है। अच्छा, जहां पर हम हमारी कक्षा किसी कारणवश स्थापित नहीं हो पाते, तो तकरीबन हमारे कार्यकर्ता भी कार्य कर रहे हैं। हमारे पास जो किसी कारणवश वहाँ लोग जुड़ नहीं पाते, तो कोई ना कोई कार्यकर्ता हमारे तकरीबन गांव में वहां पर उपस्थित है। श्रोताओं को थोड़ा ये और बताएं कि जैसे एक योग प्रचारक बनता है, वो मतलब उसके पीछे क्या क्या, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, उसका किस तरह का मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, तब वो जाके एक योग प्रचारक बनता है? और कोई व्यक्ति अगर योग प्रचारक बनना चाहे तो वो किस तरह से पतंजलि के साथ जुड़ के एक योग प्रचारक का कार्य कर सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। योग प्रचारक बनने के लिए तो पहले उस व्यक्ति का व्यक्तित्व योगी हो, वो योग करना जानता हो, उसे पता होना चाहिए कि किसी को कोई चीज सिखाने के लिए जा रहे तो वो योग आना चाहिए। और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का एक पैकेज है, वो पैकेज उसको करने के लिए दिया जाता है। और 1 महीने को लिए वो गांव में जाएंगे, 5 गांव में, और 5-5 दिन का कैंप लगाएंगे। 15 स्कूलों में जाना पड़ेगा, और सभाएं भी लगानी पड़ेगी। 10 से 15 सभाएं स्थापित करनी पड़ेगी, जिसे आरोग्य सभा कहते हैं। एक योग प्रचारक को मुख्यालय से भी किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? पतंजलि हरिद्वार में जो मुख्यालय है वहां पे हाँ हाँ राहुल जी, प्रति वर्ष यानी वर्ष में 1 या 2 बार हरिद्वार में हमारी स्वयं भी ट्रेनिंग दी जाती है। हम वहां पर 5 दिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में हम कार्य करते हैं। और केंद्र प्रभारी हैं या और भी जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनके माध्यम से हमें अलग अलग व्यक्तित्वों के सानिध्य में हमें ये कार्य करने को मिलता है, ताकि हम और भी ज्यादा सीखें। जिसमें एक्यूप्रेशर है, आपका जड़ी बूटियों का बौद्धिक ज्ञान है, वो सारा हमें अच्छी तरीके से हरिद्वार में सिखाया जाता है, ताकि हम लोगों के बीच में जाए तो अच्छी तरीके से उन्हें बता सकें। बिल्कुल। एक जब एक योग प्रचारक बनता है तो पहले तो उसको स्वयं आना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे हाँ धीरे हाँ उसकी ट्रेनिंग वगैरह प्रशिक्षण मुख्यालय से देने के बाद वो एक योग प्रचारक प्रकल्प के रूप में, एक योग प्रचारक के रूप में किसी भी जिले में कार्य करता है। तो एक जिले में एक से ज्यादा भी योग प्रचारक हो सकते हैं, ऐसा भी कहीं है? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एक जिले में 2 या 3 योग प्रचारक अनिवार्य हैं, होने चाहिए, ताकि उस जिले को अच्छा, अभी परम हमने पूज्य अपने स्वामी जिले की
ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो मैं समझ गया। आप जैसे अभी हमने जिले की बात करी, तो एक पूरे भारतवर्ष में भी आपका प्रचारक प्रकल्प जो कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि किस समय पर ये किया जा रहा है योग को प्रचारित करने के लिए। हाँ, आपको हमने ये तो राहुल जी पहले ही बता दिया कि पूरे भारतवर्ष में योग प्रचारक प्रकल्प कार्य कर रहा है। हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील में योग प्रचारक प्रकल्प कार्य कर रहा है, और यही कार्य लेकर चल रहा है कि हर गांव में एक योग की कक्षा स्थापित हो, एक आदर्श गांव बने। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी लेकर चल रहे हैं कि जब तक एक व्यक्ति योग नहीं करेगा तो वो अपने आप को नहीं जानेगा। तो ये प्रकल्प के माध्यम से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने गति के साथ ये कार्य शुरू किया है कि एक योग प्रचारक के माध्यम से, फिर एक योग शिक्षक के माध्यम से ये कार्य ज्यादा से ज्यादा हो और सभी योगी बने, क्योंकि मानव निर्माण सबसे बड़ा कार्य है। बिल्कुल, मानव निर्माण सबसे बड़ा कार्य है। और योग प्रचारक टोटल कितने हैं जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं? लगभग 600-700 के करीब है जी। 600-700 के करीब योग प्रचारक ये कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि एक योग का प्रचार बिल्कुल स्वामी जी गांव गांव तक, घर घर तक एक योग प्रचारक के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने देखा भी है पिछले कुछ समय में ये काफी हद तक कामयाब भी हुए, हम जन जन तक, लोगों तक, घर घर तक पहुंचे हैं इसके माध्यम से ना। तो और फिर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रकल्प के माध्यम से राहुल जी सारे कार्य करता है कि योग प्रचारक। गांव में वो सफाई के लिए भी लोगों को जागरूक करता है, और अच्छा, कई तरह के लोग वृक्षारोपण। चला। हाँ, कई कार्य, बाल संस्कार, छोटे बच्चों को भी वो हमारे प्रकल्प के माध्यम से कि मैं आंगनबाड़ियों में जाना, वहाँ बच्चों को बाल संस्कार शिविर लगाना, और इनमें जाकर पेड़ों के प्रति जागरूक करना, सफाई के प्रति जागरूक करना, भारतीय संस्कृति के प्रति, वेदों के प्रति, आप शास्त्रों के प्रति। यानी एक योग प्रचारक प्रकल्प एक गांव में जाता है तो पूरे गांव का प्रयास रहता है कि पूरा गांव योग में हो जाए, वो अपनी भारतीय संस्कृति को जान ले। ये योग प्रचारक प्रकल्प कार्य कर रहा है आज, और बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। 100% इसमें अपना योगदान योग प्रचारक प्रकल्प का है। तो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो आपके योग शिविर भी नहीं चल पा रहे हैं और नियमित योग कक्षाएं भी घर से ही चल रही हैं जिस हिसाब से। तो जो आपका लॉकडाउन का समय रहा, किस तरह का समय रहा और आपने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई योग सेवा के रूप में, अन्य किसी देश सेवा के रूप में, उसके बारे में भी हाँ, थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अब क्या हो रहा है, अब लॉकडाउन में आप कैसे आप। तो इसका सबसे अच्छा सभी को पता है कि आज सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त कार्य है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के संदेशों को, और आज आपको पता है कि जैसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी स्वयं भी सुबह आस्था में, आस्था चैनल पर और इंडिया टीवी के साथ जुड़कर लोगों को योग सिखाते हैं, और हमारे सभी पूज्य स्वामी आनंद जी हैं, जो भी हैं, वो सब योग के ऑनलाइन यानी सीधा क्या नाम है सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ही योग प्रचारक प्रकल्प कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक योग तो पहुंचा रहा है, अपनी जानकारियां दे रहा है। जैसे मैंने देखा आजकल बच्चों की कक्षाएं भी ऑनलाइन चल रही है बहुत सारे स्कूलों की, तो उसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पतंजलि ने भी बखूबी किया और आपके योग प्रचारक प्रकल्प के माध्यम से भी पूरा सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है और लोगों तक अच्छे सा संदेश पहुंचे। तो सोशल मीडिया का पूरा बखूबी उपयोग है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा विनोद आर्य जी आपसे, कि आप पिछले 4 वर्षों से एक योग प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप अलग अलग तरह के लोगों से भी मिले होंगे, तो उनमें कोई ऐसा मतलब आपने कोई जबरदस्त बदलाव या किसी का कोई बड़ा गंभीर रोग ठीक हुआ हो योग के माध्यम से, ऐसी कोई घटना जो एक अलग ही मतलब वो रखती हो आपके दिमाग में कि हाँ भाई ये मैंने ठीक किया है या ये योग से ठीक हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। 4 वर्षों में क्या अनुभव रहा? ये तो आपने ये भी ठीक पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ना, पहले मैं भी थोड़ा सा ये सोचा था कि जल्दी तुरंत इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे वास्तव में मैं ठीक हुआ हूँ। तो एक बार मेरा एक शिविर था घोड़ा कला में। घोड़ा कला आपने सुना होगा, ये अपना बहुत बड़ा वो शहर है। तो वहाँ के प्रेजेंट सरपंच, ये तो उनको बीपी की समस्या थी, तो हमने शिविर वहाँ पे आयोजन किया। तो मैंने कहा कि सरपंच साहब आप शिविर में आओ और आप स्वयं योग करो, आपको कुछ जात तो रही ही नहीं, आप आओ योग करो। तो उन्होंने लास्ट में ना उन्होंने कहा कि मेरी जो दवाई है ना वो छूट गई। मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट आया, और ऐसे काफी है।
ऐसे तो काफी भाई बहन हैं जिन्होंने, एक स्वयं मेरा ही गांव खवासपुर में एक व्यक्ति को पैरालाइज हो गया था, आईसीयू में था वो। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका 3 वर्ष इलाज चलेगा, वो चल भी नहीं पा रहा था। तो हमने उसको अनुलोम विलोम करवाया, सुबह 1 से 1.5 घंटा, दोपहर को, शाम को। वो 20 दिन में, राहुल जी 20 दिन में वो व्यक्ति चल पड़ा। और बड़ा ऐसे काफी बीपी के, ये तो नॉर्मल से हैं, बीपी शुगर जिनको हम बड़ा समझते हैं, ये तो काफी मेरे पास इसका कि किन 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 व्यक्तियों ने अपनी योग के माध्यम से बीमारियां ठीक की। बीच में तो थोड़ी कॉल आ रही थी बीच में, उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आपने बोड़ा कला के सरपंच है जो उनका बीपी की समस्या है, वो 5 दिन में एक शिविर के अंत में उसमें उन्होंने दवाई छोड़ दी। आपने अपने गांव खवासपुर में पैरालिसिस के व्यक्ति को ठीक और किया। तो मतलब इस तरह के आपने काफी केस किए, और सबसे बड़ा उदाहरण माइग्रेन, माइग्रेन का भी एक बहुत बहुत बड़ा, वो मैं स्वयं की श्रीमती को, जो जिनको हफ्ते में 1 या 2 इंजेक्शन लगते थे और साल में आपको बताऊं 3 से 4 बार उनको टाइफाइड होता था, आज वो स्वयं टीचर है। सबसे बड़ा उदाहरण उनका ही है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। और आंखों की समस्या, उनको चश्मा लगा हुआ था, वो साई का कार्य करती थी जिसको वो भी छूटा। और उन्होंने भी इसी कार्य को फिर अपना वो बना लिया कि ये तो कि लोगों को, आज मैंने आपसे बात भी कही ना कि सबसे बड़ा कार्य आज मानव निर्माण का, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है, ये तो आप भी समझते राहुल जी। तो ये आज प्रकल्प। हाँ जी। बिल्कुल आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रकल्प के माध्यम से। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने आप ही है, आप खुद बता रहे हैं कि मेरा वजन उसे 100 kg से ऊपर था, और आपने उसको एक बिल्कुल शारीरिक रूप के अनुसार अपने वजन को कम किया, और ना कि केवल अपने आप को ठीक किया बल्कि में एक योग प्रचारक के रूप में भी आप बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं जिले में, और जिले की धूम ये कर रहे हैं। और मैं आपसे अब हमारी वार्ता को थोड़ा सा समाप्त करने के समापन की तरफ लेके चलेंगे, और कुछ पॉइंट टू पॉइंट सवाल करेंगे। उसमें आपने एक चीज को चुनना है। तो सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि आपने पतंजलि को क्यों चुना? 2 रीजन है, योग या राष्ट्रवाद? दोनों। दोनों नहीं, एक को क्योंकि आप चुनाव करना है। आप चुनाव क्यों क्योंकि किया? देखो, और क्योंकि योग से ही, जब व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कि योग करेगा तो रह के अच्छे एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा, तो ही हम एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आप क्योंकि एक बीमार व्यक्ति आप नहीं कार्य कर सकता। यार राहुल जी, आप इस चीज को हमें समझना होगा कि योग करने से ही व्यक्ति स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है। तो योग पतंजलि के आज मूल में। योग और राष्ट्रवाद आपने दोनों को इसीलिए चुना। हाँ जी। और मेरा दूसरा सवाल जुड़ा रहेगा स्वदेशी से। स्वदेशी के रूप में पतंजलि ने आप अपने आप को एक बड़े ब्रांड के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। लेकिन अगर आपको एक स्वदेशी चुनना हो तो मैं स्वदेशी, अगर आपके पास एक लोकल कंपनी, आपके घर के पास कोई एक सपोज मील है एक, और वहाँ पे आटा या बेसन मिलता है, और आपको पतंजलि एक ब्रांड है, दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? पतंजलि ब्रांड को प्राथमिकता देंगे, या लोकल जो ब्रांड है एक उच्च गुणवत्ता का एक वो बना रहा है उसको प्राथमिकता देंगे? हाँ, अगर क्वालिटी मेंटेन है, क्योंकि पतंजलि का परम पूज्य स्वामी रामदेव जी स्वयं, आप भी सभी जानते हैं कि क्वालिटी में नंबर 1 है, और चैरिटी का कार्य करती है, और लो प्राइस है। तो अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति क्वालिटी तो मेंटेन कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस ज्यादा कर दे, तो वहां भी एक समस्या खड़ी है। अगर प्राइस भी सही है, क्वालिटी भी मेंटेन है कर रहा है, चीज शुद्ध दे रहा है, सारी चीजें हैं, तो हम उनको भी चुनने में कोई दिक्कत नहीं मानेंगे, उनका भी हम प्रमोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट भी करेंगे, और उनका आप चुनाव भी करेंगे उस प्रोडक्ट का। तो ये भी हाँ जी, एक बिल्कुल बिल्कुल। हम स्वामी रामदेव जी की भी ये कई बार उनकी स्टेटमेंट भी आती है। तो अगर कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, सही गुणवत्ता है, स्वदेशी का है, तो उसका चुनाव करने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और लोकल लोगों को जो एक रोजगार का अवसर मिलेगा वो भी इससे बना रहेगा। तो बिल्कुल आपने ये सही कहा, लोकल का चुनाव करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आपके सामने एक सवाल मेरा योग और आयुर्वेद से जुड़ा रहेगा। योग और आयुर्वेद में कौन सी चीज ज्यादा महत्वता रखती है? योग या आयुर्वेद में से, दोनों में से आपको एक चुनाव करना है। कौन सी चीज ज्यादा महत्वता रखती है, और मतलब कौन सी आपके शारीरिक या सामाजिक या जो भी हमारा एक हमें अपने आप को सही रखने का अवसर प्रदान करती है, वो योग या आयुर्वेद? देखो राहुल जी, योग की पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि योग है क्या। सबसे पहले तो योग मात्र एक व्यायाम नहीं है,
योग पूरा जीवन दर्शन है। योग का मतलब जोड़ है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कर्ता को कर्म से जोड़ना। यानी जो कार्य हम सही कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ प्राकृतिक के संविधान के अनुसार हम उस कार्य को नियमित रूप से करें। और फिर कुछ चीजें होती है जो सारे, जब हम किसी चीज को प्रयोग करते हैं, अपना एक शरीर है, तो इसके चलाने के लिए भी हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। जो छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होती शरीर में, उसके सहारे के लिए आयुर्वेद का साथ हमने लेना पड़ेगा। तो योग और आयुर्वेद हमारी साथ साथ कार्य करेगी, क्योंकि मैंने कहा ना, योग का मतलब जोड़ है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आयुर्वेद का सबसे बड़ी भूमिका आयुर्वेद की भी है। आयुर्वेद को भी हम, क्योंकि जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेद का भी बोध होना चाहिए। आयुर्वेद भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आयुर्वेद तो हमारी रसोइयों में भी शुरू से रहा है, लेकिन अभी जो हमारी नई जनरेशन आई है उसने थोड़ा सा उसको भुला दिया है, या यूँ कहें कि उसकी समझ नहीं रही है। लेकिन स्वामी रामदेव जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो हमारी नई जनरेशन में भी उसकी समझ आएगी, और हम उसका उपयोग करना भी भली भांति जानेंगे कि आयुर्वेद में हम अपने रसोई के मसालों इत्यादि को कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल रहेगा, आ, आपके अगर आपके सामने एक विकट स्थिति है, और आपके परिवार पे भी कोई संकट आया है, और देश पे भी संकट आया है, तो आप परिवार और देश में से किसका चुनाव करेंगे? किस हिसाब से उस स्थिति को आप मतलब हैंडल करेंगे उस स्थिति को? मैं एक बार फिर थोड़ा सा इस तरीके का क्या। आपके सामने एक विकट स्थिति है, आपके परिवार पे भी संकट आया हुआ है और देश पे भी संकट आया हुआ है, तो उस स्थिति में आप देश का चुनाव करेंगे या परिवार का? किस तरह से, मतलब उस स्थिति को कैसे हैंडल करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? स्थिति का सामना करते हुए, स्थिति को देखते हुए कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वैसे देखो, आप राष्ट्र सर्वोपरि, कि जब देश ही ना रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, परिवार कैसे रहेगा। तो उस स्थिति को देखते हुए हम ये देखेंगे कि हमें पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए कि समस्या का समाधान हो। राष्ट्रीय सर्वोपरि, मैं आपसे राहुल जी एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय सर्वोपरि यानी राष्ट्र तो सबसे ऊपर है, कि देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो उस स्थिति को देखते हुए हम उसका सामना करेंगे। बिल्कुल, तो अगला सवाल मेरा आपका एक सम आप पुस्तिकाओं का भी अध्ययन करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, और विभिन्न विभिन्न तरह की पुस्तिकाओं को पढ़ने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपके सामने दो पुस्तिका हो, रामायण हो आपके सामने और गीता हो, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे और क्यों उसका चुनाव करेंगे? श्रीमद् भागवत गीता को। ऐसा क्यों? दोनों ऐसा क्योंकि आज जो जीवन को चलाने के लिए, जो अपने, जो श्री कृष्ण जी ने जो बातें श्रीमद् भागवत गीता में कही है, एक एक बात को बड़े खोल के, बड़े कि हमें कैसे कैसे कार्य करने, किस तरीके से कार्य करने, वो बड़े संक्षेप में, बड़े अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। और वैसे मैं राहुल जी आपको बताता हूँ कि जितने भी हमारे उपनिषद हैं, हमारे अपने वेद हैं, अपनी और भी जो किताबें हैं, पुस्तिकाएं हैं, वो सारे ही पढ़ने योग्य हैं, किसी में किसी तरह का कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता, इसलिए क्योंकि उसमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अच्छी तरीके से अपने कार्य को, उसमें श्री कृष्ण जी के माध्यम से बताया हुआ है कि कर्म क्या है, आप किस तरीके से कार्य कर सकते हो, आपका धर्म क्या है। तो यानी सारी चीजों का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि एक व्यक्ति, जो सभ्य व्यक्ति है उसके क्या गुण है, और जो असुर व्यक्ति है उसके क्या गुण है। एक एक चीजों को बड़े अच्छी तरीके से श्रीमद् भागवत गीता में दर्शाया गया है। अगर हम यूं कहें तो श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण जीवन का एक दर्शन करा देती है अपने आप में। हाँ जी, मनुष्य जीवन। अगर मैं कहूं कि भागवत गीता अपने आप में एक संपूर्ण जीवन का दर्शन करा देती है, तो ये भी एक उचित वाक्य होगा। और अब बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा कि आप, एक तो हमारे देश में बहुत सारे असुर गैंग एक सक्रिय है, और कुछ लोग हैं जो स्वामी रामदेव जी का और योग का एक विरोध करते हैं, झूठा विरोध। तो उन लोगों के लिए आप क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे, और जो लोग देश सेवा में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश आप रखिए एक। मैं अपनी तरफ से तो राहुल जी यही कहना चाहूंगा कि जो देश के विरोधी रूप में कार्य कर रहे हैं, पहले तो भगवान उनको अच्छी समझ दे,
कि वो चीजों को समझे। यही चीजें आपने जो पहले प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत गीता बोध करवाती है कि ज्ञान क्या है, अच्छाई और बुराई में फर्क समझना। वो हमें ये समझना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अपना व्यक्तिगत जो ये असुर गैंग है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के देश हित में, राष्ट्र हित में सोचे, तो उन्हें पता भी लगे कि पतंजलि आज क्या कार्य कर रहा है और जितने जो राष्ट्र हित के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब तक व्यक्तिगत अपने फायदों में रहेगा तो वो कार्य को कहीं ना कहीं छोड़ देगा और वो एक दुष्प्रचार में लग जाएगा। जैसे आप आज देख रहे हो कुछ अपने ही व्यक्ति आज इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो स्वदेशी का हो चाहे योग का हो, किसी न किसी तरह से वो हर मामले में टांग अड़ाते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ गलत दिखाते हैं। तो मेरा भी एक निवेदन है कि हिंदू के लिए ना, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भजन गाते हैं ना, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू हमारा पहचान के लिए, एक है लहू हमारा पहचान के लिए, और जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। इन्हीं शब्दों में मैंने इस भजन में ही जो सारी बातें आप पूछना चाहते हो सारी रख दी है कि बिल्कुल, समझ आपने जाओगे पहली। थोड़े से शब्दों में ही सारी बातें रख दी हैं। और आज आपसे वार्तालाप करके काफी अच्छा लगा। लगभग हमने सारे विषय थे जो योग प्रचारक प्रकल्प से जुड़े हुए थे उनके बारे में जाना। तो आज की ये वार्तालाप काफी अच्छी रही। आपसे वार्तालाप करके काफी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत ओम जी। ओम ओम सभी को नमस्ते।